नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं। मैं पहले पार्ट 1 में हमने बात किया था पुर्तगालियों के बारे में और पुर्तगालियों के आगमन के बारे में बताया था। उसके बाद मैं आज डचों और अंग्रेज़ों के बारे में इसमें बताने वाला हूं। तो अभी तक यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में डचों और अंग्रेज़ों को। तो दोस्तों, डच से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें जो है सो एक क्वेश्चन याद रखना है कि डचों और अंग्रेज़ों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ था जो 1759 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, जिसमें डचों की पराजय हो गई और वहीं से यह तय हो गया कि डच जो है भारत में अपने जो है सो साम्राज्य को स्थापित नहीं कर सकते हैं और डच से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी कंपनी का जो है दौर शुरू होता है 31 दिसंबर 2016 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई जो पूर्वी भाग में व्यापार करते थे। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा पूर्वी भागों में व्यापार किया जाता था। इसी क्रम में भारत में भी कंपनी के द्वारा व्यापार शुरू किया गया। क्योंकि इस कंपनी का नाम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। इस कंपनी का नाम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका नाम 1833 के एक्ट के तहत कंपनी का नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया और कंपनी को भारत में 1600 ईस्वी में व्यापार करने की अनुमति दी गई, जो 15 वर्ष के लिए जो है उसको अनुमति दी गई थी अनुबंध पर। देखिए, एक चीज को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है यूरोप जो है, यूरोप में चल रहा था व्यापारिक होड़। यूरोप में व्यापारिक होड़ चल रहा था और उसी क्रम में जो है भारत में, ये भारत है, भारत में जो है अफ्रीका को पार करते हुए समुद्री मार्ग से यूरोपीय यहाँ व्यापार करने के लिए आए। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वास्को डी गामा जो है यहाँ आता है और आने के बाद जो है यहाँ से सामान को ले करके जाता है और वहाँ पर यूरोप में ले जाने के बाद, पुर्तगाल में ले जाने के बाद जो है 60 गुना मुनाफा कमाता है। तो ये भी एक जो है सो कारण रहा यूरोपियों को आने के लिए यहाँ पर जो है एक मौका मिला ताकि यहाँ व्यापार वो कर सके और अधिक लाभ कमा सके। अब यहाँ पर जब यूरोपीय कंपनियां जो है व्यापार करने के लिए यहाँ आई तो यहाँ के राजाओं ने उसे क्या किया कि और जो है सो उसका यहाँ आने के बाद यहाँ के भारतीय राजा जो है सो उसको सपोर्ट किए क्योंकि उससे होता क्या था कि यूरोपीय कंपनियां यहाँ से सामान को सामान खरीदती थी और यहाँ से सामान खरीद करके ले जा करके यूरोप में बेचती थी। तो यूरोप में बेचती थी तो जिससे कि भारतीय शासक जो थे, राजा जो थे, उनको राजस्व भी प्राप्त हो जाता था और उनकी अर्थव्यवस्था जो है सो मजबूत हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियां जो थी देखी कि
यहाँ से जब वो सामान खरीद कर ले जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता है, धन यहाँ पर व्यय करना पड़ता है। और जो है व्यापार का एक नियम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए अब यूरोपीय जो है कंपनियां यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करना आरंभ किया, यहाँ पर जो है सो अपना सत्ता स्थापित करना आरंभ किया। और उसी क्रम में जो है विभिन्न यूरोपीय कंपनियां थी, उनके बीच संघर्ष भी आरंभ हुआ, क्योंकि सभी सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। संघर्ष के ही बारे में एक है वेधरा का युद्ध, जिसके बारे में हम बताए हैं कि 1759 में बंगाल के वेधरा में अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ था। आगे हम अंग्रेज और फ्रांसीसी के युद्धों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कंपनी को 1600 ईस्वी में व्यापार करने की अनुमति दी गई 15 वर्ष के लिए भारत में। और कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक कौन थे? अकबर थे। याद रखना है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में मुगल शासक कौन थे? तो उस समय भारत में मुगल शासक अकबर थे। और किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो महारानी एलिजाबेथ ने की थी। कब किया गया था? तो 1600 ईस्वी में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब देखिए आगे जो है 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो है जेम्स प्रथम शासक बनते हैं। इंग्लैंड के शासक जो है जेम्स प्रथम बनते हैं। और जेम्स प्रथम जो है व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए वह क्या करता है? अपना एक राजदूत, एक दूत भेजता है भारत में। भारत में एक दूत भेजता है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। किसने भेजा? तो जेम्स प्रथम ने व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए किसको भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा। और कैप्टन हॉकिंस जो है किसके दरबार में आया था? तो मुगल शासक के दरबार में आया था। वह चला तो था अकबर के समय, अकबर के नाम का फरमान लेकर के आया था वहां से, लेकिन जब तक पहुंचता है उस समय 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है और वह पहुंचता है 1608 ईस्वी में। यहाँ पहुंचता है 1608 ईस्वी में। तब तक जो है यहाँ का राजा जो है जहांगीर बन चुका होता है। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बन जाता है। तो देखिए यही है कि अकबर के नाम का फरमान लेकर आते हैं, लेकिन पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में। मतलब अकबर के नाम का फरमान लेकर के आते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर शासक जो है जहांगीर रहते हैं। यहाँ से जो दूत भेजे गए थे वो किस लिए भेजे गए थे? तो कंपनी को कुछ रियायत दिया जाए व्यापार में, इसके लिए भेजे जाते थे। तो उसके लिए आए थे, तो वो जो है सो उस काम में सफल भी रहे। 1608 में उनको फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई। कहाँ पर? सूरत में। सूरत में अनुमति दे दी गई। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब कंपनी बनाना शुरू करती है, यहाँ पर 1608 में सूरत में अंग्रेज जो है सो कंपनी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जहांगीर के साथ कुछ बातें नहीं बन पाने के कारण जो है वह फैक्ट्री बनना रुक जाता है। तब तक जा करके 1600 जो है 11 में मसूलीपट्टम में क्या करते हैं कि फैक्ट्री का निर्माण कर देते हैं। और यह जो बंद फैक्ट्री है फिर 1613 ईस्वी में बन करके तैयार हो जाता है। तो वही है। तो यह फैक्ट्री बनाने का जो है सो अनुमति इनको मिला था कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद दूसरे दूत जो है जहांगीर के ही दरबार में आते हैं, सर टॉमस रो।
याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे, तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। अब जहांगीर के दरबार में आए थे। उसके बाद है 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों का क्या होता है, एक सुनहरा फरमान प्राप्त होता है कि फ्री व्यापार, उनको जो है फ्री व्यापार की अनुमति मिल जाती है। 1632 में उनको फ्री व्यापार की अनुमति मिल जाती है, इसको याद रखना है। और 1770 में जिस समय उत्तर मुगल काल का दौर चल रहा था, उसमें कमजोर शासक जो है, मुगल शासक बहुत कमजोर हो चुके थे। उसी में से एक थे फारूक सियर। फारूक सियर के दरबार में एक आते हैं जॉन सरमन। जॉन सरमन जो है वह दूत आते हैं और बंगाल क्षेत्र में 3000 रुपया कर लेकर मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं फारूक सियर जॉन सरमन को। उसके साथ साथ 10,000 कर लेकर के सूरत में भी व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। जॉन सरमन को जो व्यापार संबंधी जो रियायतें मिली थी उसको कहा जाता है यूरोपीय कंपनियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और एक और याद रखिएगा, 1632 ईस्वी में जो मिला था फ्री व्यापार का, उसको सुनहरा फरमान कहा जाता है। तो पूछ सकता है परीक्षा में कि सुनहरा फरमान किसे कहा जाता है, तो 1632 में फ्री व्यापार की जो अनुमति मिली थी उसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। और फारूक सियर के द्वारा जो है ये जो 2-3 जो है क्या मिले थे, इनको व्यापार संबंधी जो रियायतें मिली थी उसको कहा जाता है यूरोपीय कंपनी का मैग्ना कार्टा। इसके बाद जो है बम्बई के अंग्रेजी सिक्के, अंग्रेजों के द्वारा जो बम्बई में सिक्के चलाए जा रहे थे, इसी फरमान के तहत जो है उसे पूरे भारत में चलाए जाने की अनुमति दे दी जाती है। बम्बई में जो सिक्के चलाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, उसको पूरे भारत में चलाने की अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद है 1661 में अब एक नया जो है सो और चेंजिंग आता है। अंग्रेजों के संबंध में एक और नया चेंजिंग आता है जिससे कि और भारत में उसकी सत्ता मजबूत होती है। होता है 1661 ईस्वी में ऐसा कि ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है और उस समय बम्बई जो है पुर्तगालियों के अधिकार में रहता है और पुर्तगाली के द्वारा बम्बई क्षेत्र जो है अंग्रेजों को दहेज में दे दिया जाता है। अंग्रेजों को बम्बई क्षेत्र दहेज में दे दिया जाता है, जिससे बम्बई पर भी उसका व्यापार स्थापित हो जाता है। पहले से सूरत और जो है बंगाल पर तो था ही, अब यहाँ बम्बई पर भी हो जाता है। और 1668 में कंपनी को यह दे दिया जाता है कि कंपनी उस पर कुछ कर लेकर के कंपनी से कर लेकर के और उसे क्या किया जाता है कि कंपनी को दे दिया जाता है ताकि वह व्यापार कर सके। ठीक है, क्लियर है। अब 1688 में औरंगजेब का सर जॉन चाइल्ड्स के साथ संघर्ष हुआ। और देखिए क्या होता है कि एक ऐसा दौर आता है जिसमें एक मुगल शासक औरंगजेब होता है और औरंगजेब जो है से अंग्रेजों की अच्छी तरह से नहीं बनती है और वह जो है सर जॉन चाइल्ड के साथ उसका एक संघर्ष होता है और उसमें सर जॉन चाइल्ड को खदेड़ने में वह कामयाब होता है, परंतु कुछ जुर्माना लगा करके क्या किया जाता है कि उसे यहाँ पर व्यापार करने दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक चीज याद रखना है यह कि
कुछ 3 प्रेसिडेंसी जो है स्थापित किया, यानी कि 3 प्रेसिडेंसी स्थापित किया जहां पर वह जो है सो व्यापार करता था। तो 3 प्रेसिडेंसी कौन सा था? तो एक मुंबई था, मुंबई प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, और एक जो है सो आपको है कि मद्रास प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी उस समय जो है सो थे। कौन कौन? एक बंबई प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों के द्वारा जो है कुछ किले बनवाए गए, यानी कि जहां पर उनकी कंपनियां थी तो कुछ जगहों पर किलेबंदी भी करवाई गई। वह कौन कौन है उसको देखते हैं। बंगाल में कलकत्ता में बनवाई फोर्ट विलियम किला है। याद रखिएगा, कलकत्ता का कौन सा किला है? तो फोर्ट विलियम किला। उसके बाद जो है दूसरा है मद्रास में बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। और फोर्ट लुई जो है वह पुदुचेरी में बनवाया था। तो ये 3 किले प्रमुख है जिससे प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में कि फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में, और फ्रांसीसी कंपनियों तथा जो है अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष होता है जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक